नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक बिंदु को लेकर, जो कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की अधिगम स्थानांतरण को लेकर हम बात कर चुके हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या होते हैं उनको लेकर आज हम बात करेंगे। बिंदुवार तरीके से बात कर लेंगे। जैसे अधिगम स्थानांतरण में जो पहला सिद्धांत है वो है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अब देखिए, अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये हुआ कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। इसके प्रकार को लेकर हमने बात की है कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो सकता है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो सकता है और शून्य अधिगम स्थानांतरण भी हो सकता है। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ज्ञान के लिए मदद करता है, सकारात्मक है, बाधा पहुंचाता है, नकारात्मक है, या तो ना मदद करता है, न सहायता करता है और ना ही बाधा पहुंचाता है, तो वो शून्य अधिगम स्थानांतरण है। अब ये जो अधिगम स्थानांतरण है, इसके सिद्धांत में हम पहले बिंदु को लेकर बात कर रहे हैं कि मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों में यानी कि जो मानसिक शक्ति है, हम कहें स्मृति है, स्मृति को लेकर या कल्पना को लेकर बात की जाए, जब हम स्मृति को, मानसिक शक्ति को, कल्पना को प्रशिक्षित कर लेते हैं और उसको प्रशिक्षित करने के बाद उनका जो प्रयोग है किसी दूसरे विषय में किया जाता है, किसी दूसरे विषय को सीखने में किया जाता है। जैसे हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हमने गणित को सीखा, समझा, कैसे सवालों को हल करते हैं, कैसे फॉर्मूले लगाने होते हैं, वो सब हमने सीखा। अब आप पाएंगे कि उस ज्ञान का प्रयोग यदि हम सांख्यिकी पढ़ रहे होंगे तो उसमें सहायता करेगा। अब चूंकि आपने देखा होगा कि हम स्क्वायर को याद करते हैं, क्यूब को याद कर लेते हैं, कुछ संख्या तक हम स्क्वायर याद कर लेते हैं, कुछ संख्या तक हम क्यूब याद कर लेते हैं, कुछ हम जो मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं उनको हम याद कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब ये क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, हमने अपनी स्मृति को प्रशिक्षित किया। अब यही जो प्रशिक्षण है, इसका प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में किया जा सकता है। यही क्या है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों में मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है। बिंदु स्पष्ट हो रहा है एकदम कि जब हम अपनी स्मृति को, कल्पना शक्ति को प्रशिक्षित कर लें और उसका प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में किया जा सकता हो। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये क्या है, ये मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको ध्यान रखना है, समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है, आपको ध्यान रखना, इसके प्रतिपादक ध्यान रखने और इसमें क्या है, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, सिद्धांत में क्या बातें कही गई हैं वो ध्यान रखना। समान तत्वों के सिद्धांत में इसका मतलब ये होता है जैसे एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायता करता है जब उनमें कुछ तत्व समान हो। बात समझ पा रहे हैं? अभी उदाहरण से समझेंगे। तो जैसे इसमें थॉर्नडाइक ने कहा समान तत्वों का सिद्धांत में कि एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध होता है जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो, कुछ तत्वों को लेकर समानता हो। आप याद कीजिए उदाहरण, जैसे हमने सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में उदाहरण लिया था कि ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना, फोर व्हीलर चलाना आसानी से सीख लेता है। अब दोनों में क्या है, दोनों में कुछ तत्व समान है, दोनों में वो तत्व समान है ना। उसको पैर से, जो है वो क्लिच की बात हो, एक्सीलेटर की बात हो, वो सारा उसके लिए पैर उसके अभ्यस्त हैं। कार में भी ठीक वैसे ही करना है। गियर लगाने के लिए जैसे कार में व्यवस्था है ऐसे ही ट्रैक्टर में है, सिमिलर हैं कुछ कुछ, तो कुछ तत्व समान हैं। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि अधिगम स्थानांतरण के बारे में कि जब एक विषय से और दूसरे विषय में कुछ तत्वों में समानता होगी तभी क्या होगा कि एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में या दूसरी परिस्थितियों में ज्ञान अर्जित करने में सहायता करता है। आवश्यकता किस चीज की है, आवश्यकता है कि उनमें कुछ तत्व समान होने चाहिए।
बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का। उनमें कुछ तत्व समान होने चाहिए, तभी एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। क्या है? समान तत्वों का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सामान्यीकरण का। सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब ये सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या है? इसके प्रतिपादक जड़ है। जड़ ने इसका प्रतिपादन किया था कि सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम सीखे गए ज्ञान का, जो ज्ञान हमने अर्जित कर लिया है, आदत है या दृष्टिकोण है, उस सीखे गए ज्ञान का प्रयोग हम किसी दूसरी परिस्थिति में करते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? हमने कोई ज्ञान अर्जित किया, फिर ज्ञान अर्जित करने के बाद में उसका हम अभ्यास करते रहते हैं। अभ्यास करेंगे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, फिर हम जब उस चीज के अभ्यस्त हो जाएंगे तो वो हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से हो जाएगा। तो यानी कि वो हम कहेंगे कि उसका अब क्या हो गया? जनरलाइजेशन हो गया, सामान्यीकरण हो गया। बात समझ पा रहे हैं? इस सामान्यीकरण का ही जब हम एक विषय में इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं, इसी का जब हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं ज्ञान अर्जन के लिए, इसी को कहते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। बात स्पष्ट हो गई? इसके जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जड़ ने किया है कि सीखे गए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना सामान्यीकरण का सिद्धांत है, यह ध्यान रखना है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अगला सिद्धांत है दो तत्वों का सिद्धांत। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो तत्वों का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन है दो तत्वों का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन, उन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि होती है दो प्रकार की। ये स्पीयरमैन के अनुसार है। एक होती है सामान्य बुद्धि और एक होती है विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि, एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है स्पीयरमैन के अनुसार। तो स्पीयरमैन ने कहा कि जब हम स्थानांतरण की बात करते हैं तो इसमें अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो केवल सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं होता। बात समझ पाए? दो तत्वों का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। और यह सिद्धांत यह बात कहता है कि जब हम अधिगम की बात करते हैं, अधिगम स्थानांतरण की, तो अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं। बिंदु स्पष्ट है? ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये दो तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक थॉर्नडाइक का है समान तत्वों का सिद्धांत, दूसरा है स्पीयरमैन का दो तत्वों का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है। और जो हम अधिगम स्थानांतरण की बात करते हैं, अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का? अब इस अधिगम स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व क्या है? इसकी यदि हम बात करते हैं एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में, तो इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है अधिगम स्थानांतरण की? अधिगम स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व क्या है? देखिए, इसमें कुछ जिम्मेदारी, जब हम शैक्षिक महत्व की बात करते हैं तो इसमें कुछ जिम्मेदारी अध्यापकों पर आती है। अध्यापकों पर आती है कैसे? कि उनको विद्यार्थियों को इस स्तर तक तैयार करना पड़ेगा कि वो अपने अधिगम का स्थानांतरण कर सकें। अधिगम का स्थानांतरण कर सके का मतलब हुआ कि वो अपने एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वो किसी दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अर्जन के लिए कर सके। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? जैसे हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी विषय की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को जब शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी उनको हल कर लेगा, ऐसे में क्या होगा कि वो अन्य समस्याओं के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना आती है।
बात समझ पा रहे हैं? तो यहां हम यदि बिंदुवार तरीके से हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अध्यापक के लिए क्या आवश्यक होता है कि अध्यापक को कक्ष में ही, जब वो शिक्षण की अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस दौरान ही उन्हें जो सामान्य सिद्धांत हैं, उन सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए, ताकि इन सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके बालक इनका प्रयोग किसी अन्य ज्ञान को अर्जित करने में, किसी अन्य विषय को सीखने में, अधिगम करने में कर सकें। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो क्या कह सकते हैं कि अध्यापक को कक्ष में सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि आप यह भी कह सकते हैं, एक दूसरा महत्व आप ये कह सकते हैं कि अध्यापक को पढ़ाते समय मुख्य बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अधिक ध्यान देना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब यानी कि इससे क्या होगा? इससे होगा कि जब विद्यार्थियों को जो सामान्य सिद्धांत हैं उनकी अच्छे से स्पष्टता के साथ में अधिक जानकारी दे दी जाएगी, तो वो इन सिद्धांतों का प्रयोग अन्य विषय को सीखने में कर सकते हैं। जब विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लेकर, जो भी शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उन बिंदुओं को पढ़ाते समय जो मुख्य बिंदु हैं उन पर जोर देना चाहिए या मुख्य बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी उनका प्रयोग अन्य विषय के ज्ञान को अर्जित करने में कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? एक तीसरा महत्व हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के स्तर पर भी, विद्यार्थियों को नकारात्मक अंतरण का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब वो अर्थ का अनर्थ ना कर ले। जिस अर्थ के साथ में शिक्षक किसी अवधारणा, किसी सिद्धांत, किसी बिंदु को समझा रहे हैं, विद्यार्थी उसे उसी अर्थ में ग्रहण करे। हालांकि व्यवहारिक रूप में इसकी अधिक जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर ही है। बात समझ पाए कि शिक्षक का संचार कौशल उत्तम होना चाहिए, शिक्षक को उत्तम संचार करता होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, यदि शिक्षक संचार कौशल में कहीं कमी है, तो ऐसे में विद्यार्थी किसी अवधारणा या सिद्धांत के गलत अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, उसके वास्तविक अर्थ को ग्रहण न करके। बिंदु स्पष्ट हुआ? ऐसे में क्या होगा कि जब वो किसी बिंदु की गलत व्याख्या या किसी सिद्धांत का गलत अर्थ नहीं समझे रहे होंगे, तभी वो उसका प्रयोग किसी दूसरे विषय को सीखने में कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? अदरवाइज अगर उन्होंने गलत, हम ये कहें कि गलत अर्थ समझा होगा, तो ये हो सकता है कि वो दूसरे विषय को समझने में उसका प्रयोग ना कर पाए। बात समझ पा रहे हैं? यहीं से एक बिंदु आता है सामान्यीकरण वाला, कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सामान्यीकरण कराया जाना चाहिए, जनरलाइजेशन वाली बात आती है। तो एक बिंदु क्या लिख सकते हैं? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सामान्यीकरण कराया जाना चाहिए। अधिक से अधिक सामान्यीकरण यानी कि जिन बिंदुओं को, जिन अवधारणाओं को, जिन सिद्धांतों को विद्यार्थियों को समझाया गया है, पढ़ाया गया है, उसका सामान्यीकरण, यानी कि वो बिंदु विद्यार्थी आत्मसात करें। वो केवल ऐसा ना हो कि केवल वो जो रटंत विद्या होती है कि विद्यार्थियों ने वो रट लिए,
वो व्यावहारिक होकर चीजें समझ पाएं, उससे उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आए। बात समझ पा रहे हैं? उन चीजों को वो व्यावहारिक होकर समझ पाएंगे, तभी वो उसका प्रयोग किसी अन्य विषय को सीखने में, अन्य विषय का ज्ञान प्राप्त करने में, अन्य परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में उसका प्रयोग कर पाएंगे। बिंदु स्पष्ट है? यदि एक व्यक्ति को ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है केवल ये सैद्धांतिक जानकारी दी जाती, सामान्यीकरण में इसमें अभ्यास शामिल हो जाएगा। उसको केवल ये जानकारी दी जाती कि भाई ट्रैक्टर के ये 4 पहिए हैं, ये स्टीयरिंग हो गया, यहाँ पे क्लिच हो गया, यहाँ पे रेस है, ये गेव है, ऐसे ऐसे आपको आगे पीछे करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। अब उम्मीद की जाए कि वो उस ज्ञान का प्रयोग कार चलाने में कर ले, कार चला लेगा क्योंकि उसको ट्रैक्टर चलाने की सैद्धांतिक जानकारी दी गई है। ये संभव हो पाएगा? क्यों? क्योंकि वहां ये प्रक्रिया तो हुई ही नहीं, जनरलाइजेशन। उसको उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अभ्यास करना आवश्यक था। बात समझ पा रहे हैं? उसको अभ्यास करना आवश्यक था। आप ऐसे समझिए, जो विद्यार्थी बीएड कर रहे होते हैं तो उनको एक शिक्षक के लिए जो आवश्यक बिंदु होते हैं, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें, सारी बुनियादी बातें उनको पढ़ाई जाती हैं। उनके जो फाइल बनवाई जाती हैं, जो असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सब कराए जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ महीने या 1 महीने की ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण जो है वो उनके उस पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। बात समझ पा रहे हैं? जिसमें क्या होता है कि उनको, यदि 1 महीने का है, हमने मान लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो एक विद्यालय में जाएंगे और सभी 1 महीने तक वहां पढ़ाएंगे। वो अभ्यास में चीजें आ जाएंगी, जो आपको सैद्धांतिक जानकारी दी गई है, आप उस ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। वो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यहां अब मान लीजिए उनको केवल सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है, एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, आप शिक्षक के अपने शिक्षण कार्य को इन नकारात्मक तत्वों से प्रभावित होने से बचाना चाहिए, ये चीजें शिक्षण को अप्रभावी कर सकती हैं, ऐसे परिस्थितियों में विद्यार्थियों का अधिगम वास्तविक नहीं होता, केवल जानकारी दी गई। अब एकाएक उनको कक्षा में भेज दिया जाए पढ़ाने के लिए, आप अनुमान कर सकते हैं स्वयं ही क्या होगा। क्या उनकी वो शिक्षण अधिगम वाली जो प्रक्रिया है प्रभावी होगी, या उनका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी होगा? व्यवहारिक होकर आप सोच सकते हैं। तो क्यों नहीं हुआ? सामान्यीकरण की प्रक्रिया। बात समझ पाए? तो अधिगम स्थानांतरण का एक शैक्षिक महत्व यह भी है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सामान्यीकरण कराया जाना चाहिए। एक बिंदु आप ये भी कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को, जब हम सामान्यीकरण के बिंदु पाए तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से अधिगम स्थानांतरण के अवसर दिए जाने चाहिए। अधिगम स्थानांतरण के अवसर का मतलब क्या हुआ कि उनको यह अभ्यास कराया जाना चाहिए कि देखिए आपके पास ये पूर्व ज्ञान है, आप इस पूर्व ज्ञान का प्रयोग इस विषय को सीखने में कर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास वाली चीजें हैं। बात समझ पाए? तो यदि विद्यार्थियों को इन चीजों के उचित अवसर दिए जाएंगे, तब क्या होगा, विद्यार्थी उसको आत्मसात करेंगे और अधिगम स्थानांतरण वाली जो बात है वो सफल होगी। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? यानी कि एक बिंदु आप क्या कह सकते हैं, अंतिम बिंदु कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से अधिगम स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? जब विद्यार्थियों को अधिगम स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए जाएंगे तो ये तो शिक्षक की उपस्थिति में हो गई। जब अन्य कोई ऐसी परिस्थिति होंगी जब शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे, तब भी, अब चूंकि विद्यार्थी इस चीज के अभ्यस्त हो चुके होंगे, तो वो अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य ज्ञान को सीखने में, अर्जित करने में कर सकते हैं। बात समझ पाए? उन्होंने एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त किया जिस परिस्थिति में शिक्षक भी उपस्थित थे। कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है जहां शिक्षक उपस्थित ना हो। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो विद्यार्थियों को अधिगम स्थानांतरण के भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसकी भी अधिक जिम्मेदारी अध्यापकों पर ही होती है, शिक्षकों पर ही होती है।
बिंदु स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत और अधिगम स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व क्या है, इन दोनों बिंदुओं को लेकर आपको कुछ बिंदु स्पष्ट हुए होंगे, आपके नए मौलिक स्वयं के विचारों का विकास हुआ होगा, आपने कुछ अवश्य ही नया सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।